Good morning everyone. I welcome you all on the MCIT digital platform. So आज हमारा टॉपिक ज़ीनोबायोटिक्स चल रहा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेरेटोजेनेसिस का। जब हम बात करते हैं टेरेटोजेनेसिस की, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा ज़ीनोबायोटिक्स। ज़ीनोबायोटिक्स का मतलब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो फॉरेन सब्सटेंस होता है। ज़ीनोबायोटिक्स मीन्स फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम विदेही पदार्थ भी बोल सकते हैं। विदेही मीन्स बॉडी के बाहर जो चीज़ें बनती है, जो बॉडी के अंदर नहीं बनती हैं। बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं है जिन चीज़ों का सिंथेसिस बॉडी के बाहर है। शरीर के बाहर जो चीज़ें बनती हैं, पदार्थ बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ज़ीनोबायोटिक्स या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ज़ीनोबायोटिक्स की, तो ज़ीनोबायोटिक्स, क्योंकि हमने ये तो बोला कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बाहर बनते हैं बॉडी के, बट उन्हें हम एक बार डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। और डिफ़ाइन करेंगे तो देखेंगे कि एक्चुअल में ज़ीनोबायोटिक्स होते क्या। ज़ीनोबायोटिक्स को हम इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में इसकी जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या डेफिनेशन ये रखता है, ये देखेंगे। अब देखिए, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, बोल सकते हैं हम ऐसा केमिकल सब्सटेंस है। लिखा है इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस फाउंड विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नॉट नेचुरली प्रोड्यूस। ज़ीनोबायोटिक बोल रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मिलेगा। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा, बट नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कि बाहर से दिया जा रहा है इस सब्सटेंस को। यही हुआ, यानी कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिज्म में मिलता है। बायोटिक है बिकॉज तो ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, बट नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, यानी कि हम बाहर से दे रहे हैं। सीधी सी बात। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो बाहर से बॉडी को दिया जा रहा है, विदेशी पदार्थ बोलते हो, फॉरेन सब्सटेंस बोल सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग जो हमारे माइंड में आती है ज़ीनोबायोटिक्स को लेकर, वो ये है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है ज़ीनोबायोटिक का। वो कंपाउंड्स जो फॉरेन हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, एक्चुअल नेचर उसका क्या है, फॉरेन नेचर है, बाहर वाले पदार्थ हैं, आउटर सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के लिए। नाउ एनवायरमेंटल ज़ीनोबायोटिक्स किसको बोलोगे? एनवायरमेंटल ज़ीनोबायोटिक्स ऐसे ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में प्रेजेंट हैं, यानी कि विद इन अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट कैसे फाउंड होंगे एनवायरनमेंट में, पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में फाउंड होंगे। यानी कि क्या बोल रहा है एनवायरमेंटल ज़ीनोबायोटिक्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो रहे हैं या एनवायरनमेंट के लिए ज़ीनोबायोटिक है, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे एनवायरनमेंट के लिए, लाइक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में वो ज़ीनोबायोटिक की तरह काम करेंगे। ठीक है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें ज़ीनोबायोटिक की तरह काम कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, हमारे साथ पॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ एक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हें हमने बोला ज़ीनोबायोटिक्स या एनवायरमेंटल ज़ीनोबायोटिक्स। नाउ देखते हैं ज़ीनोबायोटिक्स की जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस, केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्चुअल में बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बाहर से आ रहे हैं हमारी बॉडी में, एंड एज अ रिज़ल्ट क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, हमारी बॉडी को हार्म कॉज कर रहे हैं, तो इनको हम ज़ीनोबायोटिक्स कह रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन है जो अराइज होता है कि जब ये सारे केमिकल्स हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, एंड हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करेंगे हमारी बॉडी को हार्म भी कॉज करेंगे, बिकॉज दे आर फॉरेन टू आवर बॉडी। फॉरेन सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के लिए। अब फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ फूड एडिटिव्स की, फूड एडिटिव्स कौन होते हैं?
ऐसे पदार्थ जो हम फूड में फ्लेवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, कलर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ फूड एडिटिव्स कहलाएंगे। एंड फूड एडिटिव्स में बेसिकली अगर हम बोलें उनका केमिकल नेचर होता है, हमारी बॉडी को वो हार्म कॉज कर सकते हैं, प्लस वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन सब्सटेंसेस भी हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स भी केमिकल्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स, बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं जो मोनोमर्स के यूनिट से बनते हैं, और सिंथेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी नहीं बना रही है, बाहर बन रहे हैं या लेबोरेटरीज़ में बन रहे हैं और हमारी बॉडी में बाय चांस एंटर हो सकते हैं। अगर हम ऐसे एरियाज़ में हैं, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करें, तो उस कंडीशन में दे कैन एंटर आवर बॉडीज़। ऑयल मिक्सचर्स भी हमारी बॉडीज़ में जाते हैं, प्लस पेस्टिसाइड्स जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ इंगल्फ कर जाते हैं, ले जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये पेस्टिसाइड्स भी एक तरह से केमिकल पदार्थ है जो बाहर, बोल सकते हो कि बाहर के सब्सटेंसेस से देखने को मिल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ड्रग्स की। तो ड्रग्स भी बहुत सारी मेडिसिन्स में आती हैं, एंड इन ड्रग्स के कारण भी हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। और लास्टली इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स तो हैं ही, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं ही। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स में और किन किन कैटेगरीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर वेस्ट जो हैं वो भी ज़ीनोबायोटिक्स में आ सकते हैं। बात करें हम इलिसिट ड्रग्स जो होती हैं वो भी ज़ीनोबायोटिक्स में आती हैं, जिनमें हेल्यूसिनोजेंस आते हैं, हेल्यूसिनेशंस आते हैं, जिनके कारण स्टिमुलेट करते हैं बॉडी को उत्तेजित करते हैं, राइट, स्टिमुलेशंस करते हैं। इनहिबिटर्स रोकते हैं बॉडी के कुछ सिस्टम्स को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। नाउ बात करेंगे अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट आ सकते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट आ सकते हैं, ई वेस्ट आ सकता है। अदर इंडस्ट्रीज़ है तो ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत है जो इसमें आ सकता है, हैवी मेटल्स आ सकते हैं, ठीक है। हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो बॉडी के बाहर रहती हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है, बॉडी में नहीं बनते हैं, ना बॉडी के अंदर होंगे, बॉडी के अंदर बाय चांस एंटर कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड्स आ सकते हैं, इंसेक्ट्स को किल करने वाले आ सकते हैं, इसमें भी कैटेगराइज हो गए। बैक्टीरिसाइड्स आ सकते हैं, बैक्टीरिया को किल करने वाले ऑर्गेनिजम्स, केमिकल्स। हर्बिसाइड्स आ सकते हैं, एंड फंजीसाइड्स, फंगस को किल करने वाले केमिकल्स आ सकते हैं। पेस्टिसाइड्स की भी हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी। नाउ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम। जो पर्सनल केयर करते हैं वो भी हम बाहर ही बनते हैं हमारी बॉडी से, लाइक फायर रिटार्डेंट्स, राइट, लाइक फ्रेग्रेंसेस, हम डियो परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, लाइक सनस्क्रीन कंपोनेंट्स, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं हम, एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं जब भी इंजरी हो जाती है उस कंडीशंस में, एंड प्लास्टिसाइजर्स, इन सब का यूज़ भी हम पर्सनल केयर के लिए करते हैं। बट इनका फॉर्मेशन भी कहाँ है? बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स की, क्योंकि फार्मा कंपनी से जुड़े हुए कंपाउंड्स हैं तो इनके अंदर सारे आ जाएंगे, मल्टीपल क्लास फार्मास्यूटिकल्स आ जाएंगे, एसेंशियल मेडिसिन, ज़रूरतमंद वाली मेडिसिन आ जाएंगी, एंटीबायोटिक्स, सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसी में बनते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स आ जाएंगे, NSAIDs आ जाएंगे, एंड साइकेट्रिक ड्रग्स सारी आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर हम कैटेगराइज कर चुके हैं ज़ीनोबायोटिक्स को डिफरेंट लेवल्स पर। सो ये सारे कंपाउंड्स भी ज़ीनोबायोटिक्स की कैटेगरी में आएंगे। नाउ डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ज़ीनोबायोटिक्स की। अब हम बात करेंगे बॉडी। हम बॉडी को देख रहे हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, लार्ज स्मॉल कर लो, इंटेस्टाइन है, ये लिवर है, ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़ीनोबायोटिक्स क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर डाल सकते हैं। इधर देखेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक फिशेस, एग्स, मीट्स, ये सारे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में आ जाएंगे। अदर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आ जाएंगी सारी की सारी, पल्यूटेंट्स आ जाएंगे सारे, हैवी मेटल्स आ जाएंगे, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आ जाएंगी, कीमोथेरेपिसिटिकल्स, इम्यूनोथेरेपी आ जाएंगी सारी, एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स आ जाएंगी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है उसको डिस्टरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्लांट स्टीरॉल ईस्टर्स आ जाएंगे, एंटी डायबिटिक मेडिसिन आ जाएंगी, पॉलीफिनॉल्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। ये सारे हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और एंटर करके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि ये इंटरफेयर करेंगे अगर हमारी बॉडी के साथ तो बॉडी में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट अगर चेंजेस प्रोड्यूस होंगे तो चेंजेस प्रोड्यूस होने की वजह से, बहुत सारे चेंजेस की वजह से बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो इंटरैक्टेड हो जाएंगे और नॉर्मल फंक्शंस में भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक बात है। तो जब हम बात करते हैं ज़ीनोबायोटिक्स की, तो ज़ीनोबायोटिक्स एक्चुअल में दो टाइप के हो सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें ज़ीनोबायोटिक्स की तो दो टाइप के हो सकते हैं। एक ज़ीनोबायोटिक्स का टाइप होगा मैन मेड, एक ज़ीनोबायोटिक्स का टाइप होगा नेचुरल। ठीक है, नेचुरली बन रहे बट बॉडी में नहीं बन रहे, बॉडी के बाहर बन रहे। मैन मेड में सारे वो आ जाएंगे जो मैन की वजह से या सिंथेटिक लैबोरेटरीज में बनाए जा रहे हैं, वो सारे मैन मेड में आ जाएंगे। और नेचुरल में वो सारे जो हम प्लांट्स से ऑब्टेन कर रहे हैं केमिकल्स या नेचुरली बन रहे हैं जो इन्वायरमेंट में, प्लांट्स में मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो प्लांट्स में हमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, तो वो सारे नेचुरल में आ जाएंगे। तो ज़ीनोबायोटिक्स टू टाइप के हो सकते हैं, एक मैन मेड, एक नेचुरल। नेचुरल ज़ीनोबायोटिक्स में अगर हम बात करें तो मॉर्फिन, एट्रोफिन, ये सारे हो सकते हैं। कुछ टाइप के एल्केलॉइड्स होते हैं और इन एल्केलॉइड्स के कारण भी कभी डिजीज़ क्योर हो सकते हैं, कभी डिजीज़ कॉज हो सकते हैं, यानी कि डिजीज़ हो भी सकते हैं और डिजीज़ से हम इन्हें बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ज़ीनोबायोटिक्स देखने को हमें मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ज़ीनोबायोटिक्स जो हैं उनके कारण विरूपताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि ज़ीनोबायोटिक्स हमने बोला कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, लाइफस्टाइल केमिकल्स हो सकते हैं, पल्यूटेंट्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जो हम निकोटीन, कैफ़ीन बाहर से ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं बाहर से, ये जो लाइफस्टाइल वाले प्रोडक्ट्स हैं ये भी ज़ीनोबायोटिक्स में आएंगे। बट इनके कारण क्या डिजीज़ हो सकते हैं ये भी हम देख सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो इनका जो फेट है ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। पहली बात, डिज़ीज़ कॉज करने से पहले हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि ये कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। तो सीधी सी बात, सबसे पहले ये ड्रग्स हो सकती हैं, ये ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स के अलावा ये अल्कोहल हो सकते हैं, ठीक है, ये अल्कोहल हो सकते हैं, ये निकोटीन हो सकते हैं,
ये कैफीन हो सकते हैं, ये कैफीन हो सकते हैं, ये केमिकल्स में हो सकते हैं, ये पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये बेंजीन, ये सब हो सकते हैं, जितने भी फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो हो सकते हैं, जो हम डेली लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं, लाइफस्टाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेग्रेंस वाले, फूड एडिटिव्स हो सकते हैं। तो हमने कुछ कैटेगरी में समराइज़ किया है कि ये क्या क्या पदार्थ हो सकते हैं, कैसे कैसे एक्चुअल में जीनोबायोटिक्स हो सकते हैं जो बॉडी बाहर से ले रही है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर इन जीनोबायोटिक्स में फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स आते हैं, तो ये हमारे फूड के साथ, हमारे एग्रीकल्चर के साथ इंटरैक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर के साथ जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो एग्रीकल्चर के साथ इंटरैक्ट करने में ये क्या करेंगे एक्चुअल में, सपोज़ हमने बोला फर्टिलाइज़र्स का अमाउंट, केमिकल होते हैं एक्चुअली फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स हम बहुत प्रेफर अब करने लगे हैं, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी भी इतना फास्ट रेट पर बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं है। तो फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स का यूज़ है अभी भी। तो केमिकल्स जब यूज़ करे जा रहे हैं तो हमारी फूड चेन में, जो हमारी जो फूड चेन है उसमें इंटरैक्ट कर रहे हैं ये केमिकल्स, एंड उसमें इंटरैक्ट करने के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हर लेवल पर, ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं हम फूड चेन में। जैसे अगर मैंने बोला ये फूड चेन है मेरी, एक ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को सपोज हॉक खा रहा है, और ग्रास हॉपर सपोज छोटे इंसेक्ट्स को खा रहा है, और इंसेक्ट सपोज प्लांट्स पे है, या तो ग्रास हॉपर प्लांट्स भी खा रहा है और इंसेक्ट्स भी खा रहा है, ठीक है, ऐसे। ऑलराइट, अब मैं इस फूड साइकिल को देखती हूँ या फूड चेन को देखती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारा फर्टिलाइज़र है, तो ये इस लेवल पर भी आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बोला अगर प्रोड्यूसर लेवल है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ये टर्शरी कंज्यूमर हुआ। तो जब मैं इस तरह से बात करती हूँ तो ट्रॉफिक लेवल्स हो गए T1, T2, T3, T4, ऐसे ट्रॉफिक लेवल्स देखने को हमें मिलेंगे। नाउ अगर यहाँ पर केमिकल्स हैं तो ये कंज्यूम कर रहे हैं इस केमिकल को, ये कंज्यूम कर रहे हैं तो ये केमिकल नेक्स्ट में भी जा रहा है, ये कंज्यूम कर रहे हैं तो ये केमिकल नेक्स्ट में भी जा रहा है, एंड ऐसे हमारी फूड चेन जो है वो ख़राब हो रही है। हमारे जो ट्रॉफिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनमें केमिकल्स जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो उनको डिजीज़ कॉज हो रहे हैं, उनमें डेथ रेट्स बढ़ रही हैं, बर्ड्स में डेथ रेट्स बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि केमिकल इंटरफेयर कर रहा है उनकी लाइफ साइकिल के साथ, उनकी लाइफ स्टाइल के साथ, उनकी लाइफ स्पैन में इंटरफेयर करके उनकी लाइफ स्पैन को कम कर रहा है, उनके जीवन काल को कम कर देगा केमिकल। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन, या फिर एक और टर्म यूज़ की जाती है बायो मैग्निफिकेशन। या तो ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होंगे ये केमिकल्स, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठे होंगे, हर साइकिल पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, हर लेवल पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो या तो इनमें एक्यूमुलेशन होगा या फिर मैग्निफिकेशन होगा कि एक लेवल में गए, एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं, तो धीरे 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 इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में इनका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। कि एक लेवल पर कम था, थोड़ा सा कंज्यूम हुआ, बट जब सारे के सारे वैसा ही कंज्यूम कर रहे हैं तो सेकेंड लेवल पे वही ऑर्गेनिजम्स को ईट किया जा रहा है, तो बायो मैग्निफिकेशन लेवल धीरे 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 धीरे
राइज कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है धीरे धीरे बढ़ना, एक्यूमुलेट होने का मतलब है इकट्ठा होना। तो दोनों प्रोसेसेस साथ साथ यहाँ पर चलते, और जब ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलेंगे तो लाइफ साइकिल के साथ इंटरेक्ट करके डिजीज़ेस भी कॉज कर रहे हैं, और जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, उसको कम कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाने लग जाते हैं, यानी कि विलुप्त होने लग जाते हैं, एक्सटिंक्ट होने लग जाते हैं, या ऑर्गेनिजम्स विलुप्त ना होकर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, कि अब इन पर भी खतरा है, ये भी विलुप्त हो सकते हैं, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरा है, या फिर आ सकते हैं ये वल्नरेबल की कैटेगरी में कि इनका नंबर अब कम हो रहा है, धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकते हैं और एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस होने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, ये केमिकल्स, और केमिकल्स कहीं पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। जब हम केमिकल्स की बात करेंगे, मोस्टली अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में बेसिकली 3 टाइप के केमिकल्स मेनली आते हैं, और ड्रग्स में आएंगे एल्कोहल, ठीक है, रेटिनोइक एसिड, और थर्ड आता है थैलिडोमाइड। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखोगे, कि जब ड्रग्स में आप अल्कोहल की बात करते हो तो अल्कोहल आप सबको पता है इंटरेक्ट करेगा हमारी लाइफ स्पैन में और डिजीज़ेस कॉज कर सकता है। बाहर का पदार्थ है, बॉडी नहीं बना रही है, बॉडी प्रिपेयर नहीं कर रही है एंड डिजीज़ेस को क्रिएट करेगी। रेटिनोइक एसिड की अगर बात करें तो रेटिनोइक एसिड का मेन काम जो होता है वो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, अग्र पश्च दिशा का निर्माण करना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करना। बट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन भी एक लिमिट तक करेगा ये एसिड, उसके बाद ये भी वो चीज़ नहीं करेगा, यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा इफ़ रेटिनोइक एसिड का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में ये नहीं बन पाएगा। नाउ थैलिडोमाइड की बात करें तो थैलिडोमाइड क्या है, एक सिडेटिव है, एक ड्रग है, और इस सिडेटिव की वजह से अगर ये इंटरेक्ट करता है तो ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रियो लेवल पर, भ्रूण लेवल पर ऑर्गन्स नहीं बन पाते या ऑर्गन्स एब्सेंट होने लग जाते हैं, एमेलिया जैसी कंडीशन आने लग जाती है जहाँ ऑर्गन्स पूरी तरह से बन नहीं पाए या फिर एब्सेंट हैं, ऑर्गन्स का निर्माण नहीं हो पाया किसी स्टेज में। सो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके कॉजेज़ की तो कॉजेज़ हमने देख लिए, बट इनके इफ़ेक्ट्स की अगर बात करूँ तो इनके इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। दैट मीन्स ये बहुत सारे डिजीज़ेस को कॉज कर सकते हैं। तो इफ़ेक्ट्स को देखेंगे तो इफ़ेक्ट्स में बहुत सारे डिजीज़ेस आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में बहुत सारे टाइप के डिजीज़ेस आ सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ेस, जैसे बोल सकते हो पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है, बोल सकते हो हंटिंगटन्स डिजीज़, बोल सकते हो एनेन्सेफेली, यहाँ ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हो गए, एनेन्सेफेली, ब्रेन का स्ट्रक्चर शॉर्ट हो जाना, एनेन्सेफेली। कई बार क्या होता है कि जो न्यूरोपोर्स हैं
वो बंद नहीं हो पाते, एंटीरियर न्यूरोपोर या फिर आप कुछ भी बोलो, न्यूरोपोर्स क्लोज नहीं हो पाते। तो जब न्यूरोपोर्स क्लोज नहीं होते तो भी ओपन रह जाते हैं, उस कंडीशन में भी डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं। स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाइफिड हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक बात है। स्पाइना बाइफिडा मीन्स स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे से बाइफिड हो जाएगी, बाइफोकेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। सिंगल होती है लेकिन सिंगल नहीं रहती। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी डिजीज़ेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं, श्वसन तंत्र में चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा बात करूं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे या प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के साथ साथ क्रोमोसोम्स में चेंजेस आते हैं, एंड क्रोमोसोम्स में जब चेंजेस आते हैं तो कुछ डिजीज़ेस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाउन्स सिंड्रोम। एक्चुअल में डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम, या बोल सकते हो टर्नर्स सिंड्रोम, ये डिजीज़ेस देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में ये किसकी वजह से हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहे हैं, क्रोमोसोम में चेंजेस हुए। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करूं तो ट्राइसोमी होती है किसकी? 21 क्रोमोसोम की। 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, यानी कि जो ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम्स का नंबर ट्रिपल हो जाएगा पर XY का नंबर सेम रहेगा। और ऑटोसोम में भी किस ऑटोसोम का नंबर ट्रिपल रहेगा? केवल 21 वाले का, बाकी सबका नंबर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ट्राइसोमी हो जाती। तो इसमें क्या होता है? एक्चुअल में क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे 46, ये हो जाएगा 47। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं, 47 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम की बात थी तो डाउन सिंड्रोम में ये होगा। क्लैनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? जो X क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि XXY की कंडीशन देखने को मिलेगी। रहेगा मेल लेकिन फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि X डबल है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा? XO कंडीशन, यानी कि एक X या Y रिमूव हो जाएगा और केवल एक सिंगल X रहेगा, यानी कि कैरेक्टर्स फीमेल जैसे दिखेंगे बट कंप्लीटली स्टेराइल फीमेल फॉर्म हो सकती है। अब देखेंगे अगर XO हो रहा है और ऑटोसोम्स बराबर हैं, जैसे थे वैसे हैं सारे के सारे जो भी हैं, है ना, तो इस कंडीशन में क्या दिखेगा? क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस कंडीशन में भी ऑटोसोम सारे के सारे बराबर हैं, कोई चेंज नहीं है, तो क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा बिकॉज X बढ़ गया एक। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन देखने को हमें मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड में भी चेंजेस हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इजीली। अब जीनोबायोटिक्स को जब मैं टेरिटोजेनेसिस से कंबाइन करती हूँ, यानी कि विदेशी पदार्थ जब भ्रूण अवस्था में कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? वो प्रेगनेंसी जो है उस टाइम पे यूटेरस में जो एम्ब्रियो या भ्रूण डेवलप हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसके डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। उसके डेवलपमेंट को जब ये डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और उन चेंजेस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो जो चेंजेस हैं, वो जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो चेंजेस किसकी वजह से हुए हैं? इन जीनोबायोटिक्स की वजह से। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इफ़ भ्रूण के साथ ये केमिकल्स इंटरेक्ट कर जाते हैं तो चेंजेस दिखेंगे। चेंजेस की वजह से टेरेटा बनेगा, यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट हट जाएगा, अलग तरीके से होगा, और जो चीज़ जैसे बननी चाहिए थी वैसे ना बन के किसी और तरीके से बनेगी। ठीक है, यानी कि हैंड की फिंगर्स ऐसे होनी चाहिए थी सेपरेटेड,